अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला ग्रीनलैंड का है, जिसे लेकर ट्रंप लगातार आक्रामक दावे कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच पहले से मौजूद कूटनीतिक तनाव अब और गहराता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर और नक्शे ने डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वे ग्रीनलैंड की जमीन पर अमेरिकी झंडा गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में ट्रंप के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। तस्वीर में पीछे एक बोर्ड नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी EST 2026। जी हाँ, इस तस्वीर को लेकर यूरोप में राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, ने इस तस्वीर को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक नक्शा भी शेयर किया है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ये नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवादों में आ गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी ट्रंप कनाडा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले वर्ष उन्होंने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। हालांकि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। मई में चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्नी ने कहा कि इच्छाओं और वास्तविकता के बीच फर्क करना जरूरी है। ट्रंप के ताजा कदमों से साफ है कि वे अपने पुराने रुख पर अब भी कायम है। ग्रीनलैंड को लेकर कोई नई नहीं है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं। उस समय भी डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गया है। ट्रंप ने नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे से फोन पर बातचीत की, ग्रीनलैंड का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। ट्रंप ने कहा कि वे दावोस में होने वाली बैठकों के दौरान कई वैश्विक नेताओं से इस विषय पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी और वैश्विक सुरक्षा के लिए अभिन्न बताया है। उनका तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती रूसी और चीनी गतिविधियों के मद्देनजर ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे सैन्य और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताती है। यही वजह है कि अमेरिका वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। ग्रीनलैंड विवाद के बीच अमेरिका ने बड़ा सैन्य फैसला लिया है। अमेरिका अब ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नॉर्ड का एक विमान तैनात करने का निर्णय लिया है। इस कदम को लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और नोराड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये विमान लंबे समय से योजनाबद्ध गतिविधियों के तहत तैनात किया जा रहा है और ये कार्रवाई डेनमार्क तथा ग्रीनलैंड के साथ समन्वय में की गई। इनोड उत्तरी अमेरिका की हवाई और अंतरिक्ष सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका है। संगठन का कहना है कि ग्रीनलैंड में विमान की तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। हालांकि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे जैसी बयानबाजी के चलते इस सैन्य कदम को लेकर यूरोप में आशंकाएं बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी कदम डेनिश सेना के नेतृत्व में हाल ही में हुए एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के दौरान तुरंत बाद सामने आया है। ऐसे में कई यूरोपीय देशों को आशंका है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर धीरे धीरे दबाव की रणनीति अपना रहा है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता के तहत आता है और किसी भी तरह के एक तरफा दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट, विवादित नक्शे, सैन्य गतिविधियां, ये सब की वजह से ग्रीनलैंड को एक बार फिर से वैश्विक भू राजनीतिक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अमेरिका और यूरोप इस बढ़ते तनाव को कूटनीति के जरिए सुलझाते हैं या ये विवाद अभी और इसी प्रकार से गहराता जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। हमने आपको बताया, हलचल मची हुई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी देश ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की वॉशिंगटन की योजना का विरोध करेगा, उस पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम पहलू है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह का विरोध हम स्वीकार नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में
पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं देता है तो मैं उस पर टैरिफ लगा सकता हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। ट्रंप ने दोहराया कि आर्कटिक क्षेत्र से रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ग्रीनलैंड अमेरिका की रणनीतिक जरूरत बन चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि अमेरिका के पास ग्रीनलैंड नहीं रहा तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा छेद रह जाएगा। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के साम्राज्य के तहत एक स्वशासित क्षेत्र है, लंबे समय से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। ट्रंप पहले भी कई बार डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं, लेकिन कोपेनहेगन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। डेनमार्क का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड ना तो बिक्री के लिए है और ना ही किसी अन्य देश को सौंपेंगे। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद यूरोप और नाटो सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड और आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इन देशों का कहना है कि वे आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। नाटो भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि गठबंधन के भीतर इस बात को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहा है। अपने बयान में ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य ताकत का भी जोरदार जिक्र किया। उन्होंने वेनेजुएला और ईरान में हाल के अमेरिकी अभियानों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना है। ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी सेना में भारी निवेश किया है। आपने वेनेजुएला के मामले में ये देखा, आपने ईरान पर हमले में उनकी परमाणु क्षमताओं को नष्ट होते हुए भी देखा। ट्रंप के इस बयान को कई विश्लेषक अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन विरोधियों को चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि रूस ने इस पूरे विवाद पर अलग रुख अपनाया है। मॉस्को लगातार ये कहता रहा है कि उसका ग्रीनलैंड को हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद रूस ने पश्चिमी देशों पर तीखा हमला बोला है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा के हवाले से कहा गया है कि ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा तनाव पश्चिम की तथाकथित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है, जो उजागर भी इसे करता है। रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि डेनमार्क की अमेरिका के प्रति बिना शर्त अधीनता की नीति लंबे समय से गलत रही है। इस बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को डेनमार्क सरकार ने कहा है कि वह इस स्वशासित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। ये घोषणा डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अमेरिका के रुख को दोहराया। किस तरह की नरमी के संकेत नहीं दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव आर्कटिक क्षेत्र में नई भू राजनीतिक खींचतान की ओर इशारा करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, जिससे इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने ग्रीनलैंड को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ धमकी और ग्रीनलैंड को लेकर सख्त बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि नाटो सहयोगी और यूरोपीय देश इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ किस तरह संतुलन बनाते हैं और क्या यह विवाद किसी बड़े कूटनीतिक या रणनीतिक टकराव का रूप भी लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बीस जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। ठीक एक साल बाद साफ है कि ट्रंप ने वैश्विक राजनीति को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में ट्रंप ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने अमेरिका के भीतर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भूचाल ला दिया। सबसे चौंका देने वाली घटना 3 जनवरी 2026 को सामने आई, जब अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर अमेरिका लेकर गए। आधिकारिक तौर पर आरोप ड्रग तस्करी के थे, लेकिन इसके बाद ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका वेनेजुएला को मैनेज करेगा और उसके तेल संसाधनों को संभालेगा 21वीं सदी के औपनिवेशक रवैये जैसा लगा। इस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद सनक में बदल गई है, ऐसा दिखता है। डेनमार्क के
अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए रणनीतिक जरूरत बताते हुए ट्रंप ने सैन्य विकल्प से भी इनकार नहीं किया। विरोध करने वाले सहयोगी देशों पर टैरिफ थोप दिया गया। नाटो के भीतर ही तनाव गहरा गया। बर्फीली और शांत ग्रीनलैंड की धरती अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा था कि वो 24 घंटे में जंग खत्म कर देंगे। 1 साल बीत चुका है लेकिन युद्ध जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना तो कभी पुतिन को मौतों का जिम्मेदार ठहराना, ये सारी चीज़ें ट्रंप का रुख लगातार बदलता दिखाई दिया इन तमाम चीज़ों के माध्यम से। नतीजा ये है कि जंग भी जारी है, अमेरिकी हथियारों की बिक्री भी। गाजा को लेकर भी ट्रंप का रवैया फ्लिप फ्लॉप जैसा रहा है। फिलहाल फरवरी 2025 में उन्होंने गाजा पर अमेरिकी कब्जे की बात भी कही थी, ये भी आपको याद दिला दें। संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई जैसा बताया था इसे। बाद में अक्टूबर में संघर्ष विराम के लिए बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव आया, जिसके अध्यक्ष खुद ट्रंप बने। अब इसी बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए देशों से $1 बिलियन की मदद मांगी जा रही है। सैन्य मोर्चे पर ट्रंप का नया सिद्धांत मानो बम फर्स्ट रहा है। पहले साल में उन्होंने ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुएला और यमन सहित कम से कम 7 देशों में हमलों का आदेश दिया। शुरुआती 5 महीनों में ही 500 से ज़्यादा हवाई हमले दर्ज हुए, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी शामिल थे। इन सब के बावजूद ट्रंप खुद को शांति दूत कहने से नहीं चूके। उन्होंने 8 युद्ध समाप्त कराने का दावा किया। भारत पाकिस्तान संघर्ष का भी जिक्र वो हर मंच पर करते रहे। भारत ने बार बार इस दावे को खारिज भी किया। शांति के नोबेल पुरस्कार की उनकी इतनी लालसा बढ़ी कि अंततः पुरस्कार विजेता से मेडल अपने नाम करवाने की कोशिश तक कर डाली। हालांकि नोबेल समिति ने इसे असंभव बताया। व्यापार को भी ट्रंप ने हथियार बना लिया। भारत, यूरोप और अन्य सहयोगियों पर भारी टैरिफ लगाए सो अलग। रूस तेल खरीदने के आरोप में भारत पर अतिरिक्त शुल्क और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय देशों को धमकियां, इन सब ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोरा। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और कई वैश्विक फंडिंग व्यवस्थाओं से अमेरिका को बाहर कर लिया। नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी कि खर्च ना बढ़ने पर रक्षा की गारंटी भी खतरे में पड़ जाएगी। सबसे गंभीर संकेत परमाणु परीक्षण को लेकर आया। 33 साल बाद अमेरिका के फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की संभावना पर ट्रंप के बयान ने दुनिया को चिंता में डाला। अगर ऐसा हुआ तो ये वैश्विक परमाणु संतुलन के लिए बड़ा झटका है और बड़ा झटका होगा भी। 1 साल में ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच एक टारगैरियन सिक्के की तरह हैं। कभी महानता का दावा, कभी पागलपन की झलक। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सिक्के के हर पलटने की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। गाजा में जारी लंबे और भीषण संघर्ष के बीच अमेरिका ने युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण, प्रशासन, सुरक्षा के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। देखिए, यह पहल ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का ही हिस्सा है, जिसके तहत बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। इस बोर्ड को गाजा में स्थिरता बहाल करने, शासन व्यवस्था को खड़ा करने और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और निवेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये पहल जो है वो गाजा संघर्ष के बाद के दूसरे चरण की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस योजना का उद्देश्य गाजा को हिंसा, अराजकता, चरमपंथ से बाहर निकालकर एक आत्मनिर्भर, स्थिर और व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस पूरे ढांचे में प्रशासन, सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण तीनों मोर्चों पर एक साथ काम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस की सबसे खास बात यही है कि इसके चेयरमैन खुद ट्रंप होंगे। बोर्ड में उनके दामाद, वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर को भी अहम भूमिका दी गई है। इसके अलावा बोर्ड में अमेरिकी नेता, सीनेटर्स मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ में स्टीव विटकॉफ, मार्क रोवेन, रॉबर्ट ग्रेबियल को भी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये टीम अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर गाजा के पुनर्निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य गाजा में आत्मनिर्भर प्रशासन की नींव रखना है। इसके तहत शासन क्षमता का निर्माण, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, निवेश को आकर्षित करना, आर्थिक गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाना शामिल है। हर बोर्ड सदस्य को एक विशेष कार्य क्षेत्र सौंपा गया है, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निवेश आकर्षण, फंड मैनेजमेंट, वैश्विक पूंजी जुटाना प्रमुख है।
बोर्ड के कामकाज को जमीन पर उतारने के लिए आर्य लाइटस्टोन और जोश ग्रोएनबाम को सीनियर सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर ये मार्गदर्शन करेंगे। इस पहल के तहत ट्रंप प्रशासन ने नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG का भी गठन किया है। ये समिति गाजा में सार्वजनिक सेवाओं की बहाली, नागरिक सेवाओं के पुनर्निर्माण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर काम करेगी। NCAG का लक्ष्य है कि गाजा में आम लोगों का दैनिक जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर सेवाओं की बहाली शामिल है। समिति स्थानीय प्रशासन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करेगी ताकि भविष्य में गाजा पूरी तरीके से बाहरी सहायता पर निर्भर न रहे। सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की तैनाती का ऐलान किया है। इस फोर्स की कमान मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को सौंपी गई है। ISF की जिम्मेदारी गाजा में सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद और हिंसा पर नियंत्रण पाना, एक सुरक्षित माहौल बनाना रहेगा। इसके साथ ही ये फोर्स मानवीय सहायता, राहत सामग्री, पुनर्निर्माण से जुड़ी आपूर्ति को सुरक्षित रूप से गाजा तक पहुंचने में भी मदद करेगी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा के बिना पुनर्निर्माण संभव नहीं है, इसलिए ISF इस पूरी योजना की रीढ़ होगी। व्हाइट हाउस के अनुसार यह पूरी व्यवस्था गाजा को खंडहर से निकालकर एक व्यवस्थित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम क्षेत्र में बदलने की दिशा में काम करेगी। हालांकि इस योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी तेज होने लगी है, इसकी संभावनाएं भी हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बाहरी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका जटिल, चुनौतीपूर्ण खड़ी कर सकती है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि वर्षों से जारी हिंसा और अस्थिरता के बाद गाजा को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये पहल गाजा के भविष्य को लेकर अब तक की सबसे व्यापक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जा रही है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि बोर्ड ऑफ पीस और ISF मिलकर गाजा को वास्तव में स्थिरता, शांति और विकास की राह पर कितना लेकर जा पाते हैं या फिर नहीं।